चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी चैप्टर के गद्य खंड के बढ़ावे चैप्टर को देखने वाले हैं। देखिए, बढ़ावे चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। ये आपका इस चैप्टर मतलब इस क्लास का मतलब इस हिंदी बुक का सबसे अंतिम चैप्टर है, मतलब बढ़ावे चैप्टर है। बढ़ावे चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, हिंदी का किताब भी आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे आपका गद्य खंड का ये गद्य खंड का पहला भाग क्लियर हो गया और पद खंड का भी भाग मैं क्लियर करवा चुका हूँ, मतलब कविताओं वाला भाग और ये गद्य खंड का भाग, ये बढ़ावा आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक महात्मा गांधी है, इसके निबंध सारांश के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लेखक परिचय महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कितने में? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो हम लोग गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। मतलब इनके जो जन्म हुआ था, जन्म होने का जो समय था, उसी को हम लोग गांधी जयंती कहते हैं, ठीक है ना। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। अब देखो, पूरा नाम इनका क्या था? गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। अब यदि इनकी पढ़ाई की बात करते हैं तो ये अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पोरबंदर में किए थे, पोरबंदर जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और 1883 ईस्वी में इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। किन से? कस्तूरबा से विवाह हो गया। 1888 ईस्वी में ये लंदन वकालत की पढ़ाई, वकील की पढ़ाई पढ़ने चले गए। कब? 1888 ईस्वी में। और 1893 से लेकर 1914 ईस्वी में 14 ईस्वी तक, मतलब 1893 से 7 और 14 21 वर्ष तक, मतलब 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन करते रहे, ठीक है ना। मतलब देखो, ये दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर भी अंग्रेजों की सरकार थी, तो वहाँ पर भी अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों से लड़ के क्या किया? संघर्ष करते रहे और सत्याग्रह आंदोलन वहां पर भी चलाते रहे। कितना से कितना तक? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन ये करते रहे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, 1914 तक वहां पर है, फिर 1915 ईस्वी में भारत में चले हैं। मतलब ये है कि 1915 ईस्वी में कहाँ चले हैं? भारत में चले हैं। तो भारत में इन्होंने अंग्रेजों का जो मतलब गुलामी था, अंग्रेज जो हम पर जुल्म करते थे, उस सब चीज़ को ये सहन नहीं कर पाए। तो 1915 ईस्वी से इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन लगा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर समेट कर भागना पड़ा, ठीक है ना। तो 1915 ईस्वी में भारत आकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में ये कूद पड़े। मतलब क्या हुआ? 1915 में भारत आए और आते आते क्या किए? स्वाधीनता संग्राम में यहाँ पर कूद पड़े। यदि आगे देखी जाए तो अहिंसा और सत्याग्रह को इन्होंने अपना हथियार बनाया था। सत्य और अहिंसा को क्या किए थे? अपना हथियार बनाए थे और अंग्रेज से लड़ते रहे थे, ठीक है ना। अंततः गांधी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिल गई। इनके नेतृत्व में जो है ना, कब आज़ादी मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका देश आजाद कब हुआ? तो भारत देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। किनके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। आगे देखिए, इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं तो हिंद स्वराज्य, सत्य के साथ, मेरे प्रयोग आदि, ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। यदि इनकी पत्रिका देखी जाए तो पत्रिका में हरिजन, यंग इंडिया, आरडी, ये सब इनकी लिखी गई पत्रिकाएं हैं, ठीक है ना। गांधी जयंती हम लोग इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जयंती। अब देखिए, जो चैप्टर आपका शिक्षा और संस्कृति, ये हरिजन और यंग इंडिया पत्रिका से लिया गया है। इसी से लेकर इस शिक्षा और संस्कृति के बारे में मतलब लेखक चर्चा किए महात्मा गांधी। एक बात और याद रखिएगा, इनको बापू चाहे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, सिक्का या पैसा पर इन्हीं का चित्र होता है महात्मा गांधी पर। पैसे नोट उठ देखे ना, महात्मा गांधी का ही चित्र होता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये मतलब ये देश के ऐसे क्रांतिकारी रहे जो प्रेम से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। इनका कहना था, यदि अंग्रेजी एगो गाल पर मारता है, दूसरा गाल आगे कर दो पिटाने के लिए। लेकिन इनके विरुद्ध भगत सिंह खड़े थे कि नहीं, अगर अंग्रेज हमको एक गाल पर मारता है तो हम उसको दोनों गाल पर मार के मुंह फोड़ देंगे। कौन? भगत सिंह कहते थे, हम अपना अधिकार छीनेंगे। ये प्रेम से महात्मा गांधी जी होते ना, प्रेम से देश को आजाद करना चाहते थे। ये मतलब अहिंसा से हिंसा को दूर करना चाहते थे, सत्य से असत्य को दूर करना चाहते थे, और कष्ट सहकर अंग्रेजों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, उनको प्रेम सिखाना चाहते थे महात्मा गांधी, ठीक है ना। बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे, कहा नहीं जा सकता इनके बारे में। तरह तरह के आंदोलन ये लगाने का काम किए थे। आप इतिहास में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, तरह तरह की यात्राएं इन्होंने की है, ठीक है ना। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग जानते हैं शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। इस चैप्टर्स के बारे में देखिए, इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी मैं चर्चा
चर्चा किया हूँ। सबसे पहली बात है, इसमें शिक्षा और संस्कृति दो पार्टों में बांटा गया है। शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया और फिर संस्कृति के बारे में ये बताया है। अब देखो, शिक्षा का मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जिसमें हिंसा नहीं हो वो शिक्षा सबसे अच्छा होता है। यानी अहिंसक प्रतिरोध को हम लोग बढ़िया शिक्षा कहते हैं। हम लोग नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसमें असत्य नहीं हो और जिसमें मतलब घृणा जलन नहीं हो, वो सब जो शिक्षा होता है एकदम बढ़िया शिक्षा होता है। और एक लाइन में महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध को सबसे बढ़िया शिक्षा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कष्ट सहकर सबको प्रेम की भाषा सिखानी चाहिए, असत्य को सत्य से जीतनी चाहिए और उसके बाद हिंसा को अहिंसा से जीतनी चाहिए। ठीक है ना। इन्होंने अहिंसा और सत्य का ही क्या किया था, अपना हथियार बनाए थे। तो इसमें दो पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस लेख को, इस निबंध को बांटेंगे शिक्षा और संस्कृति। एक शिक्षा से संबंधित और दूसरा संस्कृति से संबंधित बातें हैं। तो सबसे पहली बात है, बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं महात्मा गांधी के अनुसार? तो वैसी शिक्षा जिसमें हिंसा नहीं हो, असत्य नहीं हो, घृणा नहीं हो, जलन नहीं हो, द्वेष नहीं हो, वो सब शिक्षा एकदम बढ़िया शिक्षा होता है। यानी एक लाइन में गांधी जी कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध को हम लोग बढ़िया शिक्षा कहते हैं। आगे बात करते हैं तो बच्चे के द्वारा इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग। देखिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो बच्चे का इंद्रिया होता है, इंद्रिया 5 होती है, आंख, मुंह, नाक, कान, त्वचा, ये सब होता है। तो इनका सही सही मनुष्य जब उपयोग करेगा तो वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, उसका आत्मा, बुद्धि सब के वजह विकसित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अपने इंद्रियों का सही सही उपयोग करना चाहिए। अगर मान लो कि हमारे पास आंख है, मुंह है, नाक है, कान है, त्वचा है, तो इसका सही उपयोग करेंगे तो मनुष्य बहुत आगे जाएगा। इसी कारण से बोलते हैं कि बच्चे को अपने इंद्रियों का ठीक ठीक मतलब सही सही उपयोग करेगा। मनुष्य यदि अपने इंद्रियों का सही सही उपयोग करेगा तो वह अपने लाइफ में क्या हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन आजकल के लड़का लड़की कैसा है, वो शरीर को एकदम खाली मतलब शरीर को सुंदर करने में, मुंह में एकदम क्रीम लगा लगा अपने आप को गोरे करने में टाइम बिताता है। नहीं, ये कहते हैं कि अपनी इंद्रिया जो है, अपने आपका जो त्वचा, जो आपका शरीर है, जो आपका आंख, मुंह, नाक, कान, ये सब है, इसका सही से उपयोग करो। जिस दिन मनुष्य सही सही अपने इंद्रियों का उपयोग करना सीख जाएगा, वो समझो कि मनुष्य बहुत विकसित हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है ना। इसलिए भाई अपने इंद्रियों का सही उपयोग करो। अपने इंद्रियों का किसी को देखने के लिए और गलत काम करने के लिए प्रयोग मत करो। तो बच्चे के द्वारा ठीक ठीक इंद्रियों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा के साथ साथ उत्पादन के कार्य। अब महात्मा गांधी कहते हैं कि बच्चे को जो है ना, शिक्षा के साथ साथ उत्पादन कार्य भी करनी चाहिए। अब उत्पादन का मतलब क्या हो गया? देखिए, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि मनुष्य पढ़ाई करे और पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा काम करे जिससे आगे चलकर मतलब वो बेरोजगार नहीं हो। कई बार देखा जाता है बच्चे पढ़ाई करते करते, देखे आपके गांव समाज में भी देखने को मिलता होगा कि कई बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते करते, पुलिस की तैयारी करते करते कुछ नहीं होता, बाद में ना पुलिस का नौकरी होता है, ना जो सपना रहता है वो भी पूरा नहीं होता है, बाद में बेरोजगार रहता है, जाके बाहर में 5,000 10,000 पर काम करना पड़ता है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि देखो बाबू, सबसे पहली बात ये समझ लो आप कि पढ़ाई के साथ साथ कोनो ना कोनो आप बेरोजगार मतलब रोजगार करो, कोनो ना कोनो काम करो, कोनो ना कोनो उत्पादन करो। हो सकता है नौकरी नहीं होगी तो तुम बेरोजगार तो नहीं होगे, तुम्हारे पास यदि उत्पादन के साधन है तो तुम्हारे पास मतलब तुमने कोई रोजगार किया तो तुम तो बेरोजगार नहीं होगे। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। मैं अपने ही साथ बात करूँ तो मेरे साथ बहुत बच्चे पढ़ाई किए, लेकिन आज मैं देखता हूँ मैं आज कहाँ हूँ और वो लोग देखते हैं कि छोटा मोटा 4,000 5,000 10,000 वो सब काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि शिक्षा के साथ साथ मनुष्य को कुछ ऐसा काम करनी चाहिए जो भविष्य में उसको बेरोजगार नहीं बनाए, भविष्य में जो मनुष्य को कुछ ना कुछ दे। देखो, इंसान को हमेशा एक ना एक ऑप्शन बनाकर चलनी चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में कोई व्यवसाय करिए, दुकानदौरी से लेकर मतलब कोई क्या करिए, मतलब व्यवसाय करिए, मतलब कोई व्यापार का काम करिए, कोई व्यवसाय कर लीजिए। मान लीजिए आपका नौकरी वोकरी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अपना व्यवसाय से जुड़ जाएंगे। ऐसा थोड़े कि आप बेरोजगार हो जाएंगे। व्यवसाय के द्वारा तो मनुष्य कहाँ से कहाँ चला जाता है, और मनुष्य मतलब व्यवसाय में ही तो सबसे ज्यादा पैसा है। दुकानदारी से लेकर कोई मतलब फैक्ट्री उक्ट्री खोलने से, कोई ना कोई व्यवसाय करते चलिए पढ़ाई के साथ साथ, नहीं तो भविष्य में आप बेरोजगार हो जाएंगे, किसी लायक नहीं बचेंगे। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। कबीरदास कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़का बड़का कोनो किताब पढ़ने से पंडित नहीं होता है। जो 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ लेता है, जो अपने आप को समझ लेता है, वही मनुष्य पंडित होता है। तो विद्वान बनो यार, समझदार बनो, क्योंकि बच्चे जब तक समझदार नहीं होंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ाई करो, मेहनत और जी जान लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन एक ऑप्शन बनाकर चलो कि अगर मेरी नौकरी वोकरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, नौकरी नहीं होगी तो क्या करेंगे।
इसलिए क्या करो, एक ऑप्शन बनाकर चलो, कुछ ऐसा कार्य करो जो नौकरी को छोड़कर, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर उसमें तुम्हारी अपनी भागीदारी हो। तो वही कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ उत्पादन के कार्य। तब महात्मा गांधी कहते हैं कि बच्चे को शिक्षा दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ उसको उत्पादन के लिए भी, मतलब कुछ ऐसे काम के लिए भी प्रेरित करी जाए जिससे उसको भविष्य में बेरोजगार नहीं होना पड़े। ठीक है ना। तो शिक्षा के साथ साथ क्या जरूरी है, उत्पादन के कार्य भी बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। आगे 4 नंबर देखिए पॉइंट है, ऐसी शिक्षा जिससे बच्चे अपने शरीर, बुद्धि और आत्मा का मतलब विकास कर सके। अब लेखक कहते हैं कि बच्चे को कम से कम ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे वो अपने आत्मा, शरीर और बुद्धि सबका विकास कर सके। इसके लिए बोलते हैं कि बच्चे को शिक्षा प्रैक्टिकल दी जाए। प्रैक्टिकल का मतलब समझते हैं, दिखा के पूरा का पूरा। अब मान लीजिए हम सोडियम, यहाँ पर सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाकर नमक बनाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा कि Na आप प्लस Cl बराबर लिख दूंगा, आपको इज इक्वल लिख दूंगा NaCl। तो आप नहीं सुन, या तो आपको सिर्फ याद हुआ ना कि सोडियम को क्लोरीन से मिला दिए तो सोडियम क्लोराइड बन गया, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकल करके दिखाई जाए ना तो बच्चे का बुद्धि, दिमाग, आत्मा सब क्या होता है, विकसित होता है। अब मान लीजिए कि मैं एक्सपेरिमेंट करके पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा। अच्छा वो छोड़िए, मैं आपको किडनी पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी में। अब आपको शरीर के अंदर से किडनी निकाल कर दिखाई जाए कि बच्चों देखो यहाँ ये है, फलाना ठिकाना, तो वो आप जल्दी समझेंगे कि जो किताब वाला दुनिया वो बता जाएंगे, वो आप जल्दी समझेंगे। तो देखो मतलब क्या है ना, प्रैक्टिकल दुनिया वाला चीज जब इंसान ग्रहण करता है तो वह मनुष्य बहुत ज्यादा आगे विकसित होता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे बच्चे जो है ना पूरी तरह से अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि और अपने शरीर का पूरी तरह से क्या कर सके, विकसित करे। ऐसा नहीं कि बच्चे को सिर्फ रटवाते रहिए कि बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। आप रटते रहिए कि अहिंसक प्रतिरोध को बढ़िया शिक्षा कहते हैं, अहिंसक प्रतिरोध को बढ़िया शिक्षा करते हैं। रटने वाला मनुष्य तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये बात पहले क्लियर कर लीजिए एकदम। मतलब ये पक्का है कि रटने वाला मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप रट कर भी जाएंगे तो एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख कराएंगे। क्यों? क्योंकि रटी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है। इसलिए समझो, मैं कोशिश हमेशा यही करता हूं कि बच्चों को जो है ना विस्तार से एकदम बेसिकली समझा सकूं, याद न करना पड़े। हम लोग काहे नहीं याद करते हैं, बड़का टॉपिक को 2-4 लाइन में लिख के एकदम पूरी तरह से, पूरी विस्तार से समझा देते हैं। देखो समझी हुई चीजें बहुत जल्दी बच्चे को याद हो जाती है और वो कई पुरुषों तक आपको याद रहेंगे। मतलब जब तक जीवित रहेंगे तब तक दिमाग में बैठा रहेगा वो सब चीज। तो ये बच्चे को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, तो बच्चे को वैज्ञानिक दुनिया की शिक्षा देनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर करके दिखानी चाहिए। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। आगे देखी जाए तो यहाँ पर 5वीं पॉइंट है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। देखो कहते हैं मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास तभी मस्तिष्क और आत्मा, मस्तिष्क मतलब दिमाग का विकास और आत्मा का विकास कैसे संभव है। अब समझिए, जब प्रैक्टिकल दुनिया से आपको मतलब परिचित करा दिए जाएंगे तो क्या आपके मस्तिष्क और आत्मा का विकास नहीं होगा? एकदम होगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्य को मस्तिष्क और आत्मा का विकास वो तभी कर सकता है जब वो शिक्षा शुरू करे और उसी समय उत्पादन का कार्य शुरू कर दे, और वो जो भी नॉलेज हासिल करे वो एक वैज्ञानिक दुनिया के अनुसार हासिल करे। ये नहीं खाली किताब रटना स्टार्ट कर दे, तब वो मनुष्य कभी अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए समझो, रटना छोड़ देना है, रटना छोड़ो और समझना स्टार्ट करो। अगर एक यूट्यूबर की बातें आपको नहीं समझ में आ रही तो दूसरा यूट्यूबर देखो ना, वहां पर तरह तरह के ज्ञान देने वाले महापंडित विद्वान आदमी बैठे हुए हैं। हम ही थोड़े हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ज्ञान देने का काम करते हैं। ठीक है। तो मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, तो लेखक कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ मनुष्य एक उत्पादन का कार्य भी करे और साथ में वैज्ञानिक दुनिया के अनुसार वो नॉलेज हासिल करे, एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल कर करके ज्ञान हासिल करे, तो उससे मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा का विकास संभव है। समझ में आ रही बातें। अगला पॉइंट है, कटाई और धुनाई जैसे ग्रामीण उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे लाई जा सकती है। देखो महात्मा गांधी कटाई और धुनाई, ये बच्चा चरखा चलाते रहते थे। अब कई लोग कहते थे कि महात्मा गांधी चरखे चला के देश को आजादी दिला देंगे, और रियल में वही हुआ। आज चरखा चला के ही देश को क्या किया, 15 अगस्त 1947 को आजादी दिला दी। ठीक है ना। अपने देश की आजादी में तरह तरह के लोगों की क्या है, भूमिका है। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कटाई और धुनाई जैसे। अब देखो ये नहीं कि कटाई और धुनाई आपको भी करना है, यहाँ पर लेखक बोले कटाई और धुनाई जैसे ही कोनो काम धाम आपको करना है। जैसे महात्मा गांधी कटाई और धुनाई का काम करते थे, उसी से वो क्या करते, कुछ पैसों से कमाते होंगे बेचारे, कटाई। और साथ में वो बड़े वकील थे, समझे ना, वकील थे, जिसके कारण से कानून के सारे नियम कानून को जानते थे। अंग्रेज काहे इनसे डरते थे, यही कारण था, क्योंकि इनको मतलब कानूनी जानकारी, राजनीतिक जानकारी पूरी तरह से हासिल थी। किनको? महात्मा गांधी को।
तो कटाई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग के द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव है? तो लेखक कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि देखो बाबू, कटाई और धुनाई जैसा नहीं कोनो काम मतलब व्यक्ति को करनी चाहिए। मान लो आप पढ़ रहे तो कुछ ऐसा काम कर दो जिससे आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए, जिससे आपका समाज में नाम होना स्टार्ट हो जाए। जब समाज में नाम होगा तो लोग आपकी बातों को मानेंगे तो आप क्रांति वहां पर फैला सकते हैं। तो वही कहते हैं कि कटाई और धुनाई जैसे कोनो उद्योग गांव में करिए, कोनो व्यवसाय गांव में करिए। देखिए भाई ना बात है कि कटाई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग, ये नहीं कि कटाई और धुनाई आपको करना है, यही बातें बच्चों को कई लोगों को नहीं समझ में आती है। तो कटाई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग, ग्राम का मतलब गांव में उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति लाई जा सकती है। तो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ गांव में कुछ ऐसा उद्योग का, कुछ ऐसा व्यवसाय का काम करनी चाहिए जिससे वो पैसा कमा सके और अपने गांव समाज में नाम कर सके। जब वो गांव समाज में अपना नाम कर लेगा बेटर से, तब वो अपने समाज में क्रांति ला सकता है। समझ आ गई? ग्राम और मतलब कटाई और धुनाई जैसे मनुष्य कोनो न कोनो अपने गांव में व्यवसाय करे, पढ़ाई भी करे और कोनो उद्योग का कार्य करे जिससे उसका गांव समाज में नाम हो। जब गांव समाज में नाम होगा तो वो अपने गांव में क्रांति फैला सकता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। 7वां पॉइंट है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। देखो गांधी जी शिक्षा का ध्येय मतलब उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य कहते हैं कि चरित्र निर्माण है, मतलब कैरेक्टर निर्माण है। कैरेक्टर कहते हैं कि मनुष्य कुछ ऐसे, मतलब मनुष्य को ऐसे शिक्षा हासिल करनी चाहिए जिससे उसका कैरेक्टर, बिहेवियर बहुत अच्छा हो। अब मान लो कि पढ़ लिख आप विद्वान हो गए और लोग को गाली देते फिरते हैं, लड़कियों को आंख मारते चलते हैं, तब तो आपका भाई कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सलमान खान का गाना सुने ना, अपने करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा, कोई और मेरे संग कर रहा है तो बुरा हो गया। ये प्रकृति का नियम है। यदि आज किसी को छेड़ोगे ना तो भविष्य में तुमको भी कोई छेड़ने वाला जरूर आएगा। ये प्रकृति का नियम है, याद रखना बाबू। देखो तो शिक्षा का ध्येय गांधी जी किसको मानते हैं? चरित्र निर्माण को मानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य जब तक अपना अच्छा चरित्र नहीं बनाएगा तब तक वो अपने आप का विकास नहीं कर पाएगा। जब तक वो उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा तब तक वो अपने समाज का विकास नहीं कर सकता और समाज में क्रांतिकारी मतलब समाज में सामाजिक क्रांति भी नहीं फैला सकता। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। इसलिए बाबू याद रखना दो बातें यहाँ पर कि कौन ना कौन हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ मतलब क्या करनी चाहिए? उद्योग का, व्यवसाय का काम करनी चाहिए और साथ में अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र जो है ना अच्छा बनानी चाहिए। ठीक है ना? कैरेक्टर अच्छा, देखो कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? चरित्र मतलब बोल चाल, रहन सहन, संस्कार, इस सब को अच्छा बनाना ही आपका चरित्र, कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है? अब मान लो किससे कैसे बात करना है, आपको मेरे से कैसे बात करना है, तो ये बात व्यवहार ही आपका क्या है? कैरेक्टर है। लोग कहते हैं इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लड़का एकदम बहुत सुंदर, एकदम सुधा दूध नियर है, पूरा का पूरा कहता है सब। तो देखो कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? आपका बोल चाल, रहन सहन। देखो जब भी हो ना, महात्मा गांधी सिखाते हैं कि सारे बच्चे को, इस दुनिया के हर आदमी को मीठी बातें करनी चाहिए, कभी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए। चाहे कितना ही गुस्सा क्यों नहीं, आदमी को हमेशा हंसते रहनी चाहिए, मुस्कुराते रहनी चाहिए और मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अब बुलबुल जो होता है कांटों के बीच में एकदम सुंदर सुंदर गीत गाते रहता है। जब उसको बुलबुल को सोचो कांटा उटा चुपता होगा तो वो नहीं चिल्लाता होगा, लेकिन फिर भी वो अपन दर्द कौन के सामने प्रकट नहीं करता है। कौन? बुलबुल। लेकिन फिर भी सबको मीठी मीठी एकदम गाना सुनाता है, पूरा का पूरा। बुलबुल सुना ना? बुलबुल कांटों की झाड़ी में बुलबुल का गान कहीं सुंदर, कांटों की झाड़ी के बीच जो होता है ना, बुलबुल एकदम सुंदर सुंदर गाना सुनाता है, जिसको सुनने के बाद लोग एकदम आहा करने लगते हैं, सुशोभित हो जाते हैं। तो समझ में आ रही होगी बातें। शिक्षा का ध्येय गांधी जी किसको मानते हैं? चरित्र निर्माण को मानते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा में अपना चरित्र का निर्माण करनी चाहिए। अगर देखो कई लोगों को देखा गया कि उनके पास शिक्षा नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर, चरित्र उनका बहुत अच्छा है। लोगों से कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, उनके पास सब नॉलेज है। तो वो आदमी जो है ना, अनपढ़ नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें मतलब मनुष्य को चाहिए उसके पास वो है। कैरेक्टर ही सबसे बड़ी चीज होती है, चरित्र निर्माण ही सबसे बड़ी चीज है। तो जरूरी नहीं है कि शिक्षा आपके पास नहीं तो कैरेक्टर आपका अच्छा नहीं होगा, नहीं, कैरेक्टर सिर्फ अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? तो बोलते हैं कि शिक्षा का मेन उद्देश्य जो होनी चाहिए ना, बच्चे जो ना अपना कैरेक्टर बनाए। जब तक वो अपना कैरेक्टर अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक वो अपना विकास भी नहीं कर सकते और समाज का भी विकास नहीं कर सकते। समझ में आ गई हुई सारी बातें। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, तो शिक्षा से संबंधित आपको इतनी बातें जाननी थी, तो हम लोग कहाँ तक 6 पॉइंट तक जान लिए, 7 पॉइंट तक शिक्षा के बारे में, शिक्षा का उद्देश्य तक। ठीक है ना? अब यहाँ से हम लोग संस्कृति के बारे में जानते हैं यहाँ से। ठीक है ना? मतलब 13 पॉइंट में इसको मैं बांट दिया हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ये पॉइंट मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप इसके द्वारा डिस्कस करेंगे जाकर इस पॉइंट में भाषा क्या बनी, फलाना ठिकाना क्या हुआ। अब सारा जो निबंध है, जो आपका लेख है, इसको तो मैं लिख नहीं सकता,
सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको भी तो वो सारी बातें नहीं याद हो सकती है, हाँ, लेकिन मैं जो बातें समझा रहा हूँ उसको आप समझ कर एग्जाम में सारे क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ ना कि एग्जाम में कोई सोनो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग फलाना टेका आप सब रगड़ के चले आइएगा, इसमें कोनो तो मतलब दिक्कतें नहीं होगा। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया, पार्ट ये 1 हो गया। अब संस्कृति के बारे में जानते हैं। देखो संस्कृति जिसको हम लोग कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। संस्कृति का मतलब क्या हो गया, मतलब अपने देश में रहकर वहाँ का नियम कानून का पालन करना, वहाँ की भाषाओं का अध्ययन करना, ज्ञान हासिल करना, ये सब क्या हो गया, हम लोग को संस्कृति है। ठीक है ना। अब संस्कृत मतलब जो हमारे पूर्वज जो है वो शुरू से ही हिंदी पढ़ते आ रहे, हिंदी का नॉलेज है, तो हमारी भी संस्कृति वही होगी, बोल चाल रहन सहन सब वही होगी, संस्कृति कल्चर वही होगी। तो संस्कृति के बारे में आपको नॉलेज हासिल करना है कि देखो, लेखक कहते हैं महात्मा गांधी की देखो बाबू, सबसे पहले अपने संस्कृति का ज्ञान हासिल करो, दूसरे के बारे में छोड़ो। कई मनुष्य का ऐसा देखने को मिलता है कि अपन वो छोड़कर दूसरे का दोष गुण ढूंढता है, दूसरे को कहता है कि बुड़बक है, चपाट है, बकलोल है, ये नहीं कहता कि खुद सबसे बड़का बकलोल हम ही है। कबीरदास का एक दुआ था, याद नहीं आ रहा मुझको, कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिल जाए कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। बेचारे कबीरदास इस दुनिया में बुरा लोग खोजने के लिए चल दिए, तो बाद में उनको मालूम चलता है कि हमारा से तो बुरा कोनो है ही नहीं है, लोग तो सब अच्छे हैं, मैं खुद ही बुरा हूँ। तो वही कहते हैं कि दूसरे की संस्कृति का बुराई करने से अच्छा है कि अपने संस्कृति की परख रखो, अपने संस्कृति की ज्ञान रखो, समझे ना। दूसरे संस्कृति के बारे में जानने से पहले अपने आप को जानो। कई लोगों को इससे देखने को मिलता है कि वो क्या करते हो, अपना छोड़कर दूसरे का देखना स्टार्ट करते हैं। अब कोई आगे बढ़ रहा तो कहेगा सब फलाना वो बाप रे बाप बहुत आगे बढ़ थे। तो कहने का मतलब है ऐसे ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, वही मनुष्य आगे बढ़ सकता है जो अपना देखता है। पहले अपना देखो यार कि मैं कैसा हूं, मैं अच्छा हूं कि नहीं, मैं किसी का बुराई कर रहा हूं तो वही कमी मुझ में है कि नहीं। ठीक है ना। कहने का मतलब है मनुष्य जौन है ना वो दूसरे के मतलब गलती पर वकील बनता है और अपने गलती पर जज बनता है, खुद अपना गलती नहीं संभलता है और दूसरे को बड़का बड़का एकदम सजेशन देगा, मतलब आदेश देगा कि फलाना करो, ये करो, वो करो, ये करो। अब कौन लड़का का दिल टूट जाता है तो दूसरा देखे क्या संदेश देता है कि देखो बाबू दिल टूट गया तो ये करो, वो करो, चलो कोई बात नहीं, तरह तरह के लोग आदेश देते हैं। लेकिन जब उन्हीं पर ये अप्लाई होता है, उनका दिल टूटता है, तब तो वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। उनको बुझा जाता होगा कि हाँ भाई किसी का दिल टूटता है तो उस पर का बीतता है। ठीक है ना। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी संस्कृति से संबंधित बातें करते हैं कि दूसरे को संस्कृति के दूसरे देश के संस्कृति को जानने से पहले अपने संस्कृति को जानने की कोशिश करो। जब तक तुम अपनी संस्कृति को नहीं जानोगे तब तक तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कि अपनी संस्कृति को जानने का तुम सबसे पहला काम करो। जब तक तुम अपनी संस्कृति को नहीं जानोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं हो सकते। और साथ में एक और बात कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होनी चाहिए, अपने देश की, अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी भाषाओं का पूर्णतः ज्ञान होनी चाहिए। अब हम लोग यदि अपनी संस्कृति का ज्ञान हासिल हो गया तो उसी ज्ञान को क्या करेंगे, उसी ज्ञान के माध्यम से दूसरे देश की जो संस्कृति है, जो भाषाएं हैं, जो बड़का बड़का ज्ञान दूसरे देश का है, उसको क्या करेंगे, अपने भाषा में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया में फैलाएंगे और पूरी दुनिया को उसका ज्ञान देने का काम करेंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे जो देश है, दूसरे जो संस्कृति है वहां पर ज्ञान नहीं। देखो ऐसे मतलब दुनिया है जहां पर ज्ञान का भंडार फैला हुआ है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अपनी संस्कृति का जब तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाए तब तुम दूसरे देश की संस्कृति का, उसके ज्ञान को इकट्ठा करो और अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करके अपने देश में फैलाओ ताकि उस ज्ञान को जो है ना पूरा देश हासिल कर सके। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि अपना देश जो है ना अंग्रेजी होते जा रहा है, तो महात्मा गांधी कहते हैं जरूरी है अंग्रेज जानना, मतलब अंग्रेजी भाषा जानना। ठीक है ना। आप हिंदी को भी मानो, आपका जो लैंग्वेज है भोजपुरी चाहे मैथिली चाहे जो भी आपका भाषा है उसको भी आप यूज करो और साथ में उस भाषाओं का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। मतलब इस दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं ना, अपने राष्ट्र में, अपने देश में जितनी भी भाषाएं हैं ना, महात्मा गांधी कहते हैं कि उन सारी भाषाओं का आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है, आप आधे अधूरे शिक्षा ग्रहण किए, और आधे अधूरे जो शिक्षा होता है, जो ज्ञान होता है, वो आदमी के लिए बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए बाबू देखो, जब भी ज्ञान हासिल करने बैठना है ना तो आधा ज्ञान मत हासिल करना, नहीं तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। तो कहा था हम लोग, तो दूसरे कहते हैं यही कि जब तुम अपना ज्ञान मतलब क्या करो, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषाओं का जब तुम्हें पूर्णतः ज्ञान हो जाए तब तुम दूसरे देश की भाषाओं को क्या करना, लाना, अनुवाद करना और अनुवाद करके पूरी दुनिया में फैला देना। इसलिए लेखक कहते हैं महात्मा गांधी कि दूसरी देश की भाषाओं का बड़े पैमाने पर अनुवाद का कार्य करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मान लो कि दूसरी देश की भाषाओं का, उसके ज्ञान को अपने भाषा में कन्वर्ट करेंगे तब उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे तो उस ज्ञान को पूरा देश जानने का काम करेगा। जैसे माँ होती है, सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाती है, वो क्या करती है, अपना पूरा परिवार के लिए खाना बनाती है।
ठीक है ना। अब सारा लोग अपनी माँ का नाम लेता है, माँ को काहे नहीं बोलता है आदमी, क्यों? क्योंकि माँ के जैसा भरण पोषण करने वाला, ख्याल रखने वाला साला दुनिया में कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आजकल मान लीजिए माँ की बात कर रहे थे, तो माँ के जैसा कोई नहीं मिलने वाला है। अब मेहरारू आएगी तुम लोगों की तो क्या होगा, लड़का मेहरारू जब तुम लोग की आएगी तो क्या होता है, वो जो औरत सब आती है सब अपना मर्दे से खाना बनाने लगती है। हो सकता है आपको भी ऐसा ही नहीं करना पड़े, बाद में कपड़ा मत खींचना पड़े। इसलिए बाबू पढ़ो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दोगे, जिस दिन मालिक बन जाओगे ना उस दिन तुम्हें कोई नौकर नहीं बना सकता, बाद में मेहरारू आएगी तो झड़वाएगी तुमको। देखो, तो लेखक कहते हैं कि दूसरी संस्कृति का कद्र करने से पहले अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का क्या करो, कद्र करो। यही बात है ना कि अपनी संस्कृति का कद्र करना सीखो, अपनी संस्कृति का ज्ञान हासिल करना सीखो। उसके बाद यदि बात ये कहते हैं कि दूसरी भाषाओं को सीखने से पहले अपनी भाषाओं का ज्ञान आपको होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि दूसरी संस्कृति का कदर करने से पहले अपना संस्कृति क्लियर करो। दूसरी भाषाओं को सीखने से पहले अपना भाषा पूर्णतः तुम सीख जाओ। उसके बाद कहते हैं दूसरे देश की संस्कृति का बहिष्कार करना मतलब अपनी संस्कृति को जिंदा दफना देना है। अब लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दूसरा देश का जो भाषा है उसको आप पूरा त्याग दो। अब अंग्रेजी जो भाषा आपको, आप उसको पूरा बहिष्कार कर दो, कह दो कि मैं अंग्रेजी भाषा साफ देखबे नहीं करूंगा। तब लेखक कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम अपने राष्ट्र को क्या करो, जिंदा दफना दे रहे हो, गाड़ रहे हो। तुम्हें उस भाषा की भी ज्ञान जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि दूसरे देश की संस्कृति का तुम बहिष्कार करते हो तो इसका मतलब तुम अपने ही देश को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें उस देश की भी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान हासिल करके उसको पूरे देश में फैलाने का काम करो। आगे कहते हैं अपनी संस्कृति और भाषाओं की बुनियाद पर दूसरे संस्कृति और भाषाओं से संपर्क बनाना चाहिए। अब लेखक कहते हैं कि अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो भाषा है, उसके दम पर तुम दूसरे देश के जो संस्कृति है, भाषा, उससे संपर्क बनाओ और उसकी सारी जो ज्ञान है उसको हासिल करके पूरी दुनिया में बिखेरने का काम करो, ठीक है ना। वही बात है कि अपने संस्कृति और अपनी भाषाओं के दम पर क्या करो, दूसरे देश की संस्कृतियों से संपर्क बनाओ, उनसे दोस्ती यारी करो और उनसे जो तुमको ज्ञान मिलती है उसको अपने पूरे देश में अपनी भाषा में कन्वर्ट कर कर फैला दो। उसके बाद कहते हैं गांधी जी के अनुसार देसी भाषाओं का बड़े पैमाने पर अनुवाद। अब गांधी जी कहते हैं, बताए थे स्टार्टिंग में, गांधी जी कहते हैं कि जो दूसरे देश की भाषाएं हैं, संस्कृति है, उसको क्या करो, अपने देश के अपने भाषा में अनुवाद करो और देश में क्या कर दो, फैला दो। ये जरूरी है। जब तक मान लो कि दूसरे देश की हम लोग भाषाओं को, दूसरे देश के ज्ञान को नहीं समझेंगे। अच्छा मान लो कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप हिंदी ही जानते हैं। अब क्या होता है, कई बार आपको देखने को मिला कि कोई ऐसे ऐसे कविताएं हैं, कुछ ऐसे ऐसे कहानियां हैं जो इंग्लिश में लिखी गई है और उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। जैसे आप पढ़े होंगे दही वाली मंगमा, दहते विश्वास पत्र का हिंदी में आपको बताया गया, सब पढ़ा है। तो उसमें सब जौन भाषा है ना, हिंदी में एको नहीं है, कोनो गुजराती में है, कोनो कन्नड़ में है, कोनो तेलुगु में, कोनो फलाना में, कोनो ठेकाना में, सब अलग अलग भाषा में, लेकिन उसको कोई ना कोई क्या किया है, हिंदी में कन्वर्ट किया, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब क्या हो रहा है, भाषाओं का चेंजअप हो रहा है। तो बोले कि यही अनुवाद जरूरी है। मान लो कि आपको तेलुगु गुजराती नहीं आती है तो हिंदी तो आती है ना, आप हिंदी में उसको पढ़िए, उसके ज्ञान को हासिल करिए। अब बताइए, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, जब आप हिंदी मीडियम से गुजराती दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए तो कब पढ़ पाएंगे? आपको बुझेबे नहीं करेगा, कुछ आँख चोनरिया चोनरिया के आप देखिए, कुछ बुझेबे नहीं करेगा, काहे को आपका अपना भाषा नहीं है, क्योंकि आपको उस भाषा का नॉलेज नहीं है। इसी कारण से बोलते हैं आदमी को हर भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज रहेगा कहीं भी सर उठा के एकदम खड़े रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होता है, गांधी जी के अनुसार देसी भाषाओं के बड़े पैमाने पर अनुवाद किया जानी चाहिए। मतलब जो दूसरा देश है उसके भाषाओं को क्या करनी चाहिए, अनुवाद करके पूरी दुनिया में बिखेरनी चाहिए। भारत में सभी संस्कृतियों का सामंजस्य। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी संस्कृतियों का क्या है, सामंजस्य है। सामंजस्य का मतलब क्या होता है, मेल मिलाप। अब देखो, अपने देश में आर्य समाज के लोग आकर बस गए थे। अब वो आकर बस गए थे कि जबरदस्ती आकर बसे थे, ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे ना वो आर्य समाज के लोगों को मिला लिए थे। और देखो, आर्य समाज के लोगों को मिलाने के बाद हम लोग क्या किए, अपना जो अधिकार है उनको भी दे दिए। ऐसा तो नहीं कि उनको मार के भगा दिए। देखो, कहने का मतलब बहुत ऐसे लोग हैं ना जो दूसरे देश से आकर भारत में बस गए। चंपारण में तो बहुत ज्यादा बसा है लोग। आज से 10-20 साल 15 साल पहले की बात करी जाए तो ये बांग्लादेश जो है वहाँ से कुछ शरणार्थी, कुछ मतलब सताए हुए लोग आकर चंपारण में, बिहार में बस गए, जहाँ पर महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे। उसी का नाम पर था चंपारण सत्याग्रह, 1917 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि क्या ना कि भारत में सभी संस्कृतियों का क्या है, सामंजस्य है। मतलब दूसरे देश के लोग भी आते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब सामंजस्य है, मिल जाते हैं हम लोग पूरी तरह से। अब जो अकबर का नाम सुने आप, अकबर जो शासक था वो क्या किया था, राजपूताना से, मुस्लिम होते हुए भी राजपूताना से अपना संबंध बनाने का काम करता था। बहुत बड़ा राजा हुआ करता था अकबर, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि भारत में सभी संस्कृतियों का क्या है, सामंजस्य है, मतलब हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद है। तो इतनी आपको इसमें लिखना है, इस पॉइंट में आपको ये देखना है कि जो आर्य लोग थे वो शुद्ध भारतवासी नहीं थे, वो आकर या तो जबरदस्ती बस गए थे, नहीं तो क्या किए थे, आकर यहाँ पर बसाए गए थे। मतलब या तो जबरदस्ती बसे होंगे, नहीं तो खुद हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा, हम लोग के दादा परदादा छेड़दादा के द्वारा बसाए गए होंगे। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उनको अपना अधिकार दे दिया, अपनी संस्कृति में पूर्णतः मिला दिया। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से आपका शिक्षा और संस्कृति जो निबंध है ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है कि कहीं आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, इस निबंध को पढ़ने के बाद जाकर इसका प्रश्न उत्तर सब करिए। गारंटी है कि आप इसके प्रश्न उत्तर को सारे को देखते देखते कहेंगे कि मुझे समझ में आ गया। तनिको दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि विस्तार से मैं सारी बातें हमेशा समझाता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके चैप्टर के मतलब इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।